हेलो, कैसे हैं आप लोग। नए वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है, संगठन से संबंधित संचार व्यवस्था, कम्युनिकेशन सिस्टम, इंग्लिश मीडियम। क्या है संचार और संगठन में यह संचार किस प्रकार विभिन्न साधनों के द्वारा प्रयुक्त किया जाता है, संगठन के उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक किस प्रकार होता है, बाधाएं क्या क्या हैं, ढेर सारी बातें हैं जिसे एक सिनेप्सिस के माध्यम से मैंने एज यूजुअल प्रेजेंट किया है। क्या क्या है? हिंदी माध्यम, कम्युनिकेशन, संचार, संचार की अवधारणा एवं आवश्यकता, एज यूजुअल कंसेप्ट एंड नीड ऑफ कम्युनिकेशन, राइट। दूसरा मुद्दा है डिफरेंट टाइप एंड क्लास ऑफ कम्युनिकेशन, चार्ट के द्वारा मैंने सब दिखा दिया डिटेल। तीसरा मुद्दा है एक कॉन्फ्रेंस सिस्टम यूज होता है, सम्मेलन प्रणाली, उसका क्या प्रभाव है। कम्युनिकेशन सिस्टम ऑर्गेनाइजेशनल संगठन के हितों की प्राप्ति के लिए कॉन्फ्रेंस सिस्टम का प्रयोग खासकर प्रशासन में या प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत यूज हो रहा है, तो वो क्या है उसकी चर्चा हम लोग कर लेंगे। किस प्रकार उसने संचार को गतिशील बनाया है हम बताएंगे। फाइनली बाधाएं हैं, ऑब्स्टेकल हैं, संचार क्यों प्रभावित हो जाता है, और संचार अगर बाधित हुआ, प्रभावित हुआ तो फिर संगठन के उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं होगी। और अगर बाधा है और संचार संगठन की आत्मा है, सोल, अभी बताऊंगा स्टेटमेंट, तो फिर इसे तो धड़कना चाहिए ना। तो कैसे इसको प्रभावशाली बनाया जाएगा, ढेर सारे मॉडल आपको मैं यहाँ बताऊंगा। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, सभी इंटरेस्टिंग है। तो आइए हम लोग चर्चा करते हैं। पहला टॉपिक आज कम्युनिकेशन। माय डियर, प्रत्येक संगठन के निश्चित उद्देश्य होते हैं और इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए एक प्रभावशाली संचार व्यवस्था आवश्यक है। भारत सरकार ढेर सारे विकासमूलक कार्यक्रम, डेवलपमेंट, लॉ एंड ऑर्डर, अन्य ढेर सारे टेक्नोलॉजिकल प्रोग्राम, तकनीकी कार्यक्रम, तो ये उद्देश्य हैं। इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रभावशाली संचार व्यवस्था आवश्यक है। वस्तुतः संगठन में कार्य करने वाला एम्प्लॉय अगर संगठन के कार्यक्रमों, नीतियों एवं योजनाओं से भली भांति परिचित होगा तो वह पूर्ण मनोयोग से संगठन में अपना योगदान प्रस्तुत करेगा। और इसके लिए संचार का अपना एक विशेष महत्व है। इसीलिए प्रसिद्ध विद्वान मिलेट ने संचार को संगठन की रक्त धारा, कम्युनिकेशन इज द ब्लड स्ट्रीम ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, की संज्ञा दी है। ये 60 नोट में आ चुका है पीसीएस और यूपीएससी में। और फिफ्नर ने इसे संगठन के हृदय, हार्ट की संज्ञा दी। हार्ट का रोल मालूम है, प्योर ब्लड को शरीर में प्रोवाइड करना, जिससे आपके शरीर में एनर्जी होती है, आप वर्क करते हो। और इम्प्योर ब्लड को थ्रू वेन्स, अब हिंदी में सिरा, धमनी जो भी होता हो, आर्टरीज के द्वारा प्रोवाइड करना और वेन्स के द्वारा वापस लेकर उसे प्यूरिफाइड करना, शुद्ध करना, ब्लड में ऑक्सीजन वगैरह कैरिंग कैपेसिटी को बढ़ाना। तो ये हार्ट से, फिफ्नर ने इसे हार्ट ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंधन के हृदय की संज्ञा दी है। स्पष्ट है कि संचार का लोक प्रशासन संगठन में एक विशेष महत्व है। डियर स्टूडेंट, आइए देखते हैं। मैंने आपको 2 चीजें बताई, संचार की आवश्यकता क्यों। मैंने पहले स्टार्ट किया आवश्यकता से, संगठन में कार्य करने वाले एम्प्लॉय संगठन के उद्देश्यों से अपने को पूर्णतः मनोयोग से कैसे जोड़ेगा। जब एक प्रभावशाली संचार व्यवस्था होगी तभी वह संगठन के कार्यक्रम, नीतियों, योजनाओं को भली बात समझेगा और अपना कंप्लीट कंट्रीब्यूशन करेगा। और यह संचार व्यवस्था के द्वारा ही संभव है। संचार को हम डिफाइन करें कंसेप्चुअल लेवल पे, तो डियर स्टूडेंट्स 2 डिफिनेशन होता है। अगर हम नैरो स्तर पे बात करें, संकीर्ण स्तर पे अगर हम बात करें संचार का, तो संचार का अर्थ होता है टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, सिंपल, सूचनाओं का आदान प्रदान। लेकिन यही कम्युनिकेशन नहीं है। मैंने कहा संकुचित परिभाषा है, यह संकुचित अवधारणा है। व्यापक अर्थों में हम कम्युनिकेशन को कैसे डिफाइन करते हैं? संचार का अर्थ सूचनाओं का आदान प्रदान नहीं है। इट इज नॉट ओनली ट्रांसमिशन ऑफ
इंफॉर्मेशन, बल्कि यह क्या है, यह समझ है, अंडरस्टैंडिंग है। संगठन में कार्य करने वाला एम्प्लॉई जब संगठन के उद्देश्यों कार्यक्रमों पे अपना समझ बनाएगा तभी वो बेहतर संचार कर पाएगा। इसलिए संचार को हम सिर्फ सूचनाओं के आदान प्रदान के रूप में डिफाइन ना करते हुए समझ, अंडरस्टैंडिंग के रूप में डिफाइन करेंगे। मैं आपको पढ़ा रहा हूं, कम्युनिकेशन कर रहा हूं, आप मेरे लेक्चर को समझेंगे, मैं आपकी प्रॉब्लम को समझूंगा, तब हमारे और आपके बीच में एक बेहतर कम्युनिकेशन स्थापित होगा। मैं लोक प्रशासन पढ़ा दूं, संविधान पढ़ाऊं, राज्य व्यवस्था पढ़ाऊं, इंटीग्रिटी, एथिक्स, जो भी मैं पढ़ाऊं, अगर एक बेहतर कम्युनिकेशन होगा, आपकी प्रॉब्लम को मैं सॉल्व करूं, आप मुझे अपनी प्रॉब्लम बताएंगे, यह अंडरस्टैंडिंग टू ईच अदर, एक दूसरे को समझना, और यही कम्युनिकेशन का क्या है, एक ब्रॉड मीनिंग है, एक व्यापक अर्थ है, माय डियर स्टूडेंट। इसीलिए प्रसिद्ध विद्वान मिलेट ने संचार को कैसे डिफाइन किया, साझे उद्देश्य की साझी समझ, शेयरिंग थॉट्स ऑफ शेयरिंग अंडरस्टैंडिंग। मतलब अब आपका इंडिविजुअल उद्देश्य नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन का भी इंडिविजुअल उद्देश्य नहीं है, व्यक्तिगत उद्देश्य नहीं है, ये ऑर्गेनाइजेशन और उसमें कार्य करने वाला जो एम्प्लॉई है, दोनों के विचार एक प्लेटफॉर्म पे जब आते हैं तब एक बेहतर संचार व्यवस्था स्थापित हो पाती है। यह कंसेप्चुअल लेवल पर संचार को डिफाइन किया गया। मैं समरी कर दूं, संकुचित या संकीर्ण अर्थों में हमने बताया टू प्रोवाइड ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन, सूचनाओं का आदान प्रदान, लेकिन यह एक व्यापक परिभाषा नहीं है। व्यापक स्तर पर मैंने क्या डिफाइन कर दिया, व्यापक स्तर पर मैंने डिफाइन किया टू अंडरस्टैंड ईच अदर, एक दूसरे को समझना, संगठन में कार्य करने वाले कर्मचारी संगठन का उद्देश्य और संगठन कर्मचारियों के बारे में समझे, एक बेहतर संचार व्यवस्था संपादित होगा और संगठन के उद्देश्यों की प्राप्ति सुनिश्चित है। तो यह लोक प्रशासन में जब आप संचार पढ़ेंगे तभी आपको इसका ज्ञान होगा और एक बेहतर प्रशासनिक अधिकारी के रूप में आप अपना कार्य करेंगे। अब आपके सामने जो सेकंड हेड्स है, विभिन्न प्रकार, जैसे मैंने डेलीगेशन बताया, कोऑर्डिनेशन बताया, यहाँ पे भी है। अगर हम ब्रॉडली डिफाइन करें, व्यापक स्तर पर अगर हम इसको परिभाषित करें तो संचार के 3 प्रकार हैं। बस थोड़ा सा समझिएगा, खासकर जब मैं इंटरनल कम्युनिकेशन और इंटरपर्सनल समझाऊंगा तब थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा और मैं समझा लूंगा, आप डोंट वरी अबाउट, इसके लिए आप परेशान मत होइए। आंतरिक संचार, संगठन और उनमें कार्य करने वाले कर्मचारियों के बीच में जब संचार हो, मुख्य सचिव प्रदेश के ब्यूरोक्रेसी को एड्रेस करे कि प्रदेश में कानून व्यवस्था ऐसे स्थापित करना है, अपराध मुक्त शासन होगा, गरीबों की ऐसे देखभाल होगी। तो ये क्या कह रहा है, वह उस प्रदेश के सरकार की नीतियों को संगठन में विभिन्न स्तर पे जो पदसोपानी क्रम में कार्य करने वाले एम्प्लॉई हैं उनके साथ क्या कर रहा है, कम्युनिकेट कर रहा है। तो ये क्या कहलाएगा, इंटरनल कम्युनिकेशन। ऊपर से पदसोपान याद करिए, प्रमुख सचिव, मुख्य सचिव से लेकर नीचे डीएम तक, और डीएम के नीचे जो जिला प्रशासन है उसमें जो पदसोपान है, जब सूचनाओं का आदान प्रदान होगा, मतलब संगठन के उद्देश्यों, नीतियों और कार्यक्रमों के बारे में जब संगठन में कार्य करने वाले कर्मचारियों को बताया जाता है, इन्फॉर्म किया जाता है, सूचित किया जाता है, ट्रांसमिशन किया जाता है, प्रसारित किया जाता है, तो दैट इज नोन एज इंटरनल कम्युनिकेशन। और इसी को 3 प्रकार से हम दिखाएंगे, बाद में बताएंगे, डाउनवर्ड्स, अपवर्ड्स एंड अक्रॉस। बहुत ईजी है। दूसरा बाह्य संचार, यह पॉपुलरली कहलाता है पब्लिक रिलेशन, और विश्व में सभी सरकारें, और सरकारी क्यों माय डियर, सभी सेक्टर पब्लिक रिलेशन पे बहुत ज़्यादा एम्फसाइज कर रहा है। जब संगठन और जनता के बीच में कम्युनिकेट किया जाता है तो वह कहलाता है एक्सटर्नल, संगठन से बाहर जनता। तो यह एक्सटर्नल, जैसे सरकार की नीति, सरकार सूचना दे रही है कि निःशुल्क खाद्यान्न मिलेगा, आवास मिलेगा, जनता को इन्फॉर्म, सूचित किया जा रहा है। तो यह एक और भी ढेर सारी बातें हैं। तो ये क्या हो गया, यह एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अंतरवैयक्तिक संचार। एक डायग्रामेटिक में रिप्रेजेंटेशन कर दूं कि एक पदसोपानिक संगठन में जब संगठन के उद्देश्यों को बताया जाता है, यहां ऊपर से नीचे, तो यह आपको बताया मैंने आंतरिक संचार। अब इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए जो विभिन्न कर्मचारी कार्य कर रहे हैं, भाई कार्य करने के दौरान या कोई कार्यक्रम या नीतियां हैं, उन नीतियों को क्रियान्वित करने के दौरान चुनौतियां आती हैं, समस्याएं उत्पन्न होती हैं। अब
डीएम ने एसडीएम से कम्युनिकेट किया, एक एग्जांपल मैं दे रहा हूं, एसडीएम को नहीं समझ में आ रहा है तो एसडीएम डीएम से कम्युनिकेट कर ले या फिर अन्य स्तर पे अधिकारियों से कम्युनिकेट करे। मतलब संगठन में कार्य करने वाले विभिन्न कर्मचारियों के मध्य जो आपस में संचार किया जाता है, दैट इज नोन एज इंटरनल कम्युनिकेशन। इंटरनल कम्युनिकेशन refers communication between different employee functioning in an organization in hierarchical chain। मेरे ख्याल से तो बहुत बेहतर मैंने क्लियर कर दिया। 2 मिनट समरी कर दूं। यह संगठन के उद्देश्य और कार्यक्रम जब संगठन के कर्मचारियों को इन्फॉर्म किया जाए तो आंतरिक संचार, जब संगठन में कार्य करने वाले कर्मचारी उन उद्देश्यों की प्राप्ति करने के दौरान यदि कोई उन्हें चैलेंजेस आते हैं तो भी तो आपस में कम्युनिकेट करेंगे। रेस्पेक्टेड सर बताइए कैसे करना है, मुख्य सचिव का आदेश ऐसा था, इसमें क्या करना होगा। तो जब आपस में कर्मचारी जो इंटरपर्सनल अंतर्वैयक्तिक मतलब आपस में जो संचार करते हैं वो इंटरपर्सनल हो गया। अब तो मेरे ख्याल से क्लियर हो गया। और सरकार और जनता या संगठन और जनता के बीच में जो कम्युनिकेशन होगा वह सिंपल कहलाता है पब्लिक रिलेशन या एक्सटर्नल। यहाँ पे आंतरिक संचार को फिर मैंने कैटेगराइज किया था डाउनवर्ड्स कम्युनिकेशन। जब वरिष्ठ अधिकारी अधीनस्थ को पद सोपान में कोई भी आदेश या दिशा निर्देश देगा तो वह अधोगामी या डाउनवर्ड्स कम्युनिकेशन हो जाएगा। डीएम ने एसडीएम को, एसपी ने डिप्टी एसपी को जो कम्युनिकेट किया दैट इज डाउनवर्ड्स। जब अधीनस्थ कर्मचारी कार्य करने के पश्चात अपना एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा, सूचना देगा कि हमने ये कार्य किया तो वो हो जाएगा अपवर्ड्स या ऊर्ध्वगामी। और जब समान स्तर के सत्ता के पदाधिकारी, एक एसपी दूसरे एसपी के साथ, एक डीएम दूसरे डीएम के साथ किसी विषय पर कम्युनिकेट करेगा तो ये कहलाएगा एक क्रॉस या पार संचार। ये आपका अधोगामी हो गया, ये आपका हो गया ऊर्ध्वगामी और ये तीसरा हो जाएगा एक क्रॉस कम्युनिकेशन। तो ये इट इज पार्ट ऑफ इंटरनल कम्युनिकेशन। सो सिंपल। आगे बढ़े। देखिए एक और इसमें क्लास ऑडियो विजुअल। जैसे एक प्लेटफॉर्म मुझे मिला, एक ऑडियो चैनल मुझे मिला खबरी, उसे आप डाउनलोड करेंगे तो उसमें भी मैं हूं। तो उसमें मैंने संविधान और राज्य व्यवस्था शुरू कर दिया, करीब ऑडियो के फॉर्म में। मैं दिखाई नहीं दूंगा, सुनाई दूंगा। तो उसमें 6 ऑडियो आ गया है। तो आप मुझे लेट के या थक गए तो सुन सकते हैं। ऑडियो खबरी चैनल है, उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं ऐप को, और कुछ बहुत ही नॉमिनल चार्जेस है, वो जब आप वहाँ जाएंगे तो आपको पता चलेगा। मैं कोई एडवर्टीजमेंट नहीं कर रहा हूँ, बता रहा हूँ, एग्जाम्पल ले रहा हूँ। अब आप उस ऑडियो जो कम्युनिकेशन होगा आप मुझे सुनेंगे। जब आप सिर्फ सुनते हैं वो चला कहलाता है ऑडियो कम्युनिकेशन। जैसे आप चलो आप रेडियो सुनते हैं, समाचार ऑडियो हो गया, ठीक है। टेप रिकॉर्डर पे गाना सुनते थे पहले, अब आजकल कहाँ सुनते होंगे, अब तो यूट्यूब और क्या क्या, ऑडियो हो गया। विजुअल, सुबह जब आप उठते हैं तो सबसे पहले कहाँ जाते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ने। अच्छी आदत है लेकिन वह खराब मत करे समय। जब आप सुबह उठिए, न्यूज़पेपर पढ़ने की जो सबसे स्मार्ट तकनीकी होती है, सुबह उठ के उस पर सिर्फ टिक लगाया जाता है, कौन सा नेशनल इशू इंपॉर्टेंट है, कौन सा इंटरनेशनल इशू इंपॉर्टेंट है, स्पोर्ट्स में क्या है, अन्य जो सेंट्रल स्टेट रिलेशन है, जो भी साइंस टेक्नोलॉजी जो भी इशू सिर्फ टिक लगा दी। पढ़िए नहीं, समय खराब मत करिए उसको। आप उस समय मॉर्निंग आवर्स में सब्जेक्ट या जीएस पे आइए। जब आप दोपहर में लेटते हैं आफ्टर लंच टेकिंग ए हैवी मील तो नींद आती है ना, उस समय आप उठिए और न्यूज़पेपर पढ़िए और उसको नोट्स बनाइए। अगर आपको टॉप करना फर्स्ट अटेम्प्ट में, मैंने बताया है हाउ टू गेट सेलेक्टेड इन फर्स्ट अटेम्प्ट, सब चीज़ें बताया मैंने, ठीक है। और अभी देखिए आप मुझको सुन भी रहे हैं और देख भी रहे हैं। ये किस कैटेगरी में आ गया, ऑडियो विजुअल। मतलब आप फिल्म देखते हैं ना, या मुझे देखिए आप मुझे सुन भी रहे हैं और देख भी रहे हैं, तो इट इज द कैटेगरी ऑफ ऑडियो विजुअल। क्लियर हो गया। आइए आगे बढ़ते हैं। संचार को प्रभावित करने वाले कारक या बाधा उत्पन्न, मतलब संचार जो इतना महत्वपूर्ण है, जिसे मिलेट ने संगठन की रक्तधारा की संज्ञा दी, जिसे फिफ्नर ने प्रबंधन के हृदय की संज्ञा दी, तो आखिर में ये संचार क्यों नहीं सरकारें अपनी नीतियां पूरा कर पाती हैं? सांगठनिक स्तर पर समस्याएं क्या आती हैं, बाधा क्या है, कौन से चीजें हैं जो संचार को प्रभावित करती हैं, उसकी चर्चा करेंगे। लेकिन उसके पहले हम सम्मेलन प्रणाली को डिस्कस कर लें, कॉन्फ्रेंस सिस्टम।
ये क्या है माय डियर स्टूडेंट? कॉन्फ्रेंस सिस्टम, सम्मेलन मतलब होता है विभिन्न पदाधिकारियों को एक जगह इकट्ठा कर देना। कॉन्फ्रेंस ऐसे नहीं आप कॉन्फ्रेंस कॉल पे होते हैं, जैसा भी एक मेरे छात्र ने कहा सर आप, आज मेरी बात हुई थी कि सर एक और छात्र से बात करना था उसे, बोला सर आप कॉन्फ्रेंस पर रहिए मैं उसको लेता हूँ। मतलब 2 व्यक्ति 3 व्यक्ति आपस में जुड़ गए, यही कॉन्फ्रेंस है, सम्मेलन, इकट्ठा होना। लोक प्रशासन में सम्मेलन प्रणाली का ये जो यूजेज है, प्रयोग है, ये डे बाय डे बढ़ता जा रहा है। आप देखिए जिला प्रशासन में होता लिखा होता सम्मेलन कक्ष, कॉन्फ्रेंस जो हाउस है हर स्तर पे पाया जाएगा। तो ये सम्मेलन प्रणाली क्या होता है, यहाँ पे विभिन्न पदाधिकारी आकर बैठते हैं, बाकायदे प्रोजेक्टर अन्य टेक्निकल जो डिवाइस है उसके माध्यम से समस्याओं को डिस्कस किया जाता है और मिलजुल कर समाधान प्रस्तुत किया जाता है। तो इसका जो सबसे फायदे की चीज है वह त्वरित निर्णय, स्पीडी डिसीजन। तो जब स्पीडी डिसीजन होगा तो लाल फीताशाही और भ्रष्टाचार जैसे जो प्रवृत्तियां होंगी उस पर समाप्त रोक लगेगा। मिलजुल कर जब आप निर्णय लेते हैं, तो मैंने बताया था एक लेक्चर में कि टीम लीडरशिप या टीम मैनेजमेंट, समूह की भावना का विकास होता है। और विभिन्न कर्मचारी, मान लीजिए डीएम ने पूछा क्या समस्या है, किसी एसडीएम ने बताया कि सर ये समस्या है, इसको ऐसे, तो तमाम नए नए आ रहे हैं ब्यूरोक्रेसी में टेक्निकल, तो इससे क्या होता है, डीएम ने कहा नहीं आपने बहुत अच्छा सुझाव दिया, इससे जो सबऑर्डिनेट होता है उसके मनोबल में क्या होता है, वृद्धि होता है। तो सम्मेलन प्रणाली का जो प्लस पॉइंट है वह यही है कि यह टीम समूह की भावना का विकास करता है। दूसरा, यह कार्यों में गति और गुणवत्ता का विकास करता है, मिलजुल कर निर्णय लिया जाता है, संगठन में जो समस्याएं होती हैं उस पर मिलकर समाधान प्रस्तुत किया जाता है, जिससे लाल फीताशाही और भ्रष्टाचार जैसी जो टेंडेंसी है वह समाप्त होती है। लेकिन अब तो फैशन में यूज होता सम्मेलन प्रणाली, बस सम्मेलन बुलाने के पहले आपको उस पर अब एक डीएम अगर 10 सम्मेलन बुलाए, 5 सम्मेलन बुलाए तो क्या इफेक्टिव कम्युनिकेट करेगा, उसे मालूम ही नहीं है। तो सम्मेलन प्रणाली के बहुत ड्रॉबैक है कि एक दिन में कई कॉन्फ्रेंस नहीं बुलाना चाहिए, सम्मेलन 1 या 2 होना चाहिए, और उसकी जो भी सम्मेलन प्रणाली को आयोजित कर रहा है वह वेल स्टडी, एक व्यापक ज्ञान के साथ उस कॉन्फ्रेंस को एड्रेस करे। तो यह लोक प्रशासन में इसका यूज, आप जाएंगे जिला प्रशासन में आपको सम्मेलन हाल मिलेगा, जिला मजिस्ट्रेट बैठता है, पूरे जिले के पदाधिकारी के साथ क्या करता है, कॉन्फ्रेंस या सम्मेलन आयोजित करता है। कम्युनिकेशन का यह एक माध्यम है। आइए देखें, हम लोग चर्चा कर लें कि संचार को क्या क्या हर्डिल है, ऑब्स्टेकल क्या क्या, बाधा या प्रभावित कैसे किया था। तो यहाँ पर मैंने कुछ टेक्निकल शब्द यूज किए हैं। पहला है सीमेंटिक बैरियर। सीमेंट मतलब कहीं रास्ते में सीमेंट का पत्थर अगर आ जाए तो क्या आप वहां से आगे बढ़ सकते हैं? नहीं। तो पशुपालन में संचार अगर प्रभावशाली नहीं है तो सीमेंट के रूप में कार्य करता है। और वहां पे 2 चीजें हैं। पहला, रूडोल्फ फ्लेस लोक प्रशासन के विद्वान है, इन्होंने एक शब्द यूज किया था, इन्होंने कहा था कि प्रशासनिक शब्दावली विशिष्टताओं पर आधारित होता है, बहुत टेक्निकल होता है, लीगल विधिक उसमें क्या होता है, पुट होता है। तो ऐसी स्थिति में प्रशासनिक शब्दावली का जब प्रयोग किया था संचार में तो वह लेमैन, आम आदमी उसको समझ नहीं पाता है, पहली बाधा हो गई। इसे रूडोल्फ फ्लेस ने क्या नाम दिया, गोबलडिकूक, ये स्पेलिंग लिखा हुआ है, गोबलडिकूक एक शब्द है, ठीक है। तो यह सीमेंट की तरह क्या करता है, संगठन संचार में बाधा उत्पन्न कर देता है। मतलब जो प्रशासनिक शब्दावली है उनके विधिक या बहुत ही विशिष्टीकृत अर्थ होते हैं, आम आदमी उसको समझ नहीं पाता है। आप देखिए ना, जो पत्र जारी होते हैं, मुझे निर्देश प्राप्त हुआ है, मुझे सूचित, मतलब ऐसे ऐसे टेक्निकल वर्ड्स होंगे कि आम आदमी उसे नहीं समझ पाता है। दूसरा, और इसी में देखिए भाषा की जटिलता, टैरी नामक विद्वान ने इसे कहा, टायरेनी ऑफ वर्ड्स, शब्दों का अत्याचार। जब संचार आप करते हैं, मैं आपसे अभी जापानी में पढ़ाऊं या मैंदारिन में पढ़ाऊं, मैंदारिन समझते ना, चीन का जो प्रशासनिक शब्द है, जो भाषा है मैंदारिन है, सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा। अगर मैं मैंदारिन में आपको लेक्चर दूं या जापानी में लेक्चर दूं या लैटिन में आपको लेक्चर दूं, नहीं समझ में आएगा। या मलयालम में दूं, अगर आप उत्तर प्रदेश, बिहार या अन्य प्रांतों के हैं हिंदी भाषी, तो क्या आप समझ पाएंगे? मध्य प्रदेश वगैरह, राजस्थान, नहीं समझेंगे। कन्नड़ में बोलूं, समझ पाएंगे? नहीं समझ पाएंगे। तो ये भाषा है, लैंग्वेज। टैरी ने इसे कहा टायरेनी ऑफ वर्ड्स, शब्दों का अत्याचार।
भाषा की जटिलता, ठीक है। अच्छा, भाषा में होता क्या है, इसे टेरी ने कैटेगराइज किया दो प्रकार की भाषा, एक एक्सटेंशनल और दूसरा इंटेंशनल। एक्सटेंशनल को हिंदी में कहा था विस्तार मूलक। यह संचार की प्राप्ति में सहायक होता है, संचार को आसान बनाता है। लेकिन जो दूसरा शब्द होता है इंटेंशनल, ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती कम्युनिकेशन में। नहीं होता आपका किसी फ्रेंड से टेलीफोनिक मोबाइल में विवाद हो गया, अब नेक्स्ट डे आप कौन सा लेके आते हो, रोज वगैरह लेके मिलते कहीं, सॉरी कार्ड लेके मिलते हैं। तो सॉरी कार्ड लेके मिलते तो क्या कहते हैं, वो कहते हैं या कहती हैं, मैं यहाँ पे कुछ क्लेरिफाई नहीं करूँगा, आप समझ रहे होंगे मेरा सारा। तो आप कहते हैं कि नहीं नहीं मेरा यह इंटेंशन नहीं था, आपने मुझे गलत समझा। ये इंटेंशन मतलब अभिप्राय, हमने आपको कुछ और कहा, आपने उसका कुछ और अभिप्राय निकाल लिया। ये संचार की सबसे बड़ी जटिलता या बाधा है, जिसे टेरी ने क्या कहा, टायरेनी ऑफ वर्ड, शब्दों का अत्याचार। और भारत जैसे देशों में संवैधानिक स्तर पर 22 भाषाएं हैं। पहले कितनी थी, 16, फिर 18 और अभी 4 BMS डॉक्टर फिर जोड़ दिए गए। कोड है बोडो, मैथिली, संथाली, डोगरी, BMS डॉक्टर, 22 भाषाएं हैं। और केंद्रीय सचिवालय में सारी भाषाओं का प्रयोग होगा, कितना टफ होता होगा। और वैश्विक स्तर पर आप जाइए, कम्युनिकेशन देखिए कितनी भाषाएं हैं। हाँ, तो ये सारी चीजें जो सब भाषाओं में जटिलताएं हैं, ये संचार में एक बहुत बड़ी बाधा है। दूसरा है आदर्शात्मक बाधा या सैद्धांतिक बाधा, आइडियोलॉजिकल बैरियर और थ्योरेटिकल बैरियर। इसे फिफ्नर ने कहा था क्या, आदर्शात्मक या सैद्धांतिक बाधा। ये क्या है, और फिफ्नर का मानना है कि संचार में सबसे बड़ी बाधा यही है। ये क्या है माय डियर स्टूडेंट, एक्चुअली संगठन में कार्य करने वाला व्यक्ति, ये अलग अलग देखिए, ये विभिन्न पदाधिकारी हैं यहाँ पे संगठन में। फिफ्नर का कहना है कि ये जो एम्प्लॉइज हैं, इनका बैकग्राउंड, 3 चीजें, बैकग्राउंड पृष्ठभूमि, जीवन प्रत्याशा लाइफ एक्सपेक्टेंसी और एजुकेशन शिक्षा, ये 3 चीजें उनके आइडियोलॉजी, उनके विचारधारा को क्या करता है, डेवलप करता है। मतलब आपका बैकग्राउंड क्या है, आपका जीवन प्रत्याशा, जीवन स्तर क्या है, और आपका एजुकेशन क्या है। यह क्या करता है, व्यक्ति के विचारों को क्या करता है, डेवलप करता है। और अब अलग अलग बैकग्राउंड से अलग अलग व्यक्ति आते हैं। और भारत जैसे देशों में तो धर्म, जाति, क्षेत्र, तमाम समस्याएं हैं ना। तो अब यहां से सूचना आएगी, संचार होगा, और प्रत्येक व्यक्ति क्या करेगा, अपनी समझ के अनुसार संचार की व्याख्या करेगा। इसे फिफ्नर कहते हैं कि सबसे बड़ी बाधा है सैद्धांतिक बाधा है, आदर्शात्मक बाधा, जो संगठन में कार्य करने वाले कर्मचारी के पृष्ठभूमि, प्रत्याशा और शिक्षा पर आधारित है, जो उसकी समझ को विकसित करता है। थोड़ा बहुत तो इफेक्ट आता ही है ना, आप जहां से जुड़े हुए हैं वो बट नेचुरल, स्वाभाविक है, मानवीय है, इसमें कोई बुराई नहीं है। नेक्स्ट बताया गया संचार की इच्छा का भाव। ये बैठा हुआ आई एम बॉस, बॉस इज ऑलवेज राइट, हाउ डेयर टू टॉक मी, ये 3 शब्द होते हैं शीर्षककारी। तो संचार हमेशा क्या होता है, वन वे, जबकि कम्युनिकेशन को क्या होना चाहिए, टू वे। वन वे कम्युनिकेशन नहीं होता है, वन वे तो ऑर्डर होता है। टू वे कम्युनिकेशन में बताऊंगा प्रभावशाली बनाने के उपाय में टू वे होना चाहिए। तो यह एक और बाधा है कि वरिष्ठ अधिकारी अधीनस्थों को सिर्फ आदेश देते हैं, उनसे किसी प्रकार का सलाह या विचार विमर्श, डेलिब्रेशन नहीं करते। नेक्स्ट है, जितना बड़ा संगठन का आकार होगा, जितना दूर दूर फैला होगा, जितने आकार होंगे पदसोपान होगा, और पदसोपान में जितने एम्प्लॉय होंगे, सब क्या करेंगे, संचार की व्याख्या अपने अपने अनुसार करेंगे। ऊपर से जो संचार किया गया, सरकार का जो उद्देश्य है, नीचे तक आते आते संचार अपने मूल स्वरूप से क्या होता है, विकृत हो जाता है, चेंज हो जाता है पूरी तरह। और संचार के मान्य सिद्धांतों का अभाव, लैक ऑफ वैलिड प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन। संचार जब भी होना चाहिए तो औपचारिक चैनल से होना चाहिए, थ्रू प्रॉपर चैनल। पढ़ाया था मैंने पदसोपान में, लेकिन आपको मैं पढ़ाऊंगा ग्रेप वाइन, अफवाह। प्रत्येक जो औपचारिक चैनल, मानव है ना, ह्यूमन बीइंग है ना, तो ये क्या करेंगे, अफवाह क्रिएट करते हैं, संचार में बाधा उत्पन्न हो जाती है। ये भी एक क्या है,
आप कोई भी र्यूमर फैला दीजिए, शाम तक वो र्यूमर आपके पास आ जाएगा, उसे बोलते हैं ग्रेप वाइन। कभी जीएस में इसको हम डिटेल डिस्कस कर देंगे। इसके अलावा हिक्स और गुलिट ने बताया था हेलो प्रभाव, हेलो इफेक्ट। उनका मानना था किसी भी जो संचार किया जाता है उसके दो अर्थ होते हैं, एक बुरा और एक अच्छा। जैसे प्रत्येक विषय वस्तु के दो पहलू होते हैं, उन्होंने कहा गुड का दूसरा पक्ष क्या होगा, बैड, व्हाइट का ब्लैक। मतलब यहां पे उनका कहने का तात्पर्य क्या है कि संचार द्विअर्थी जब होता है, डबल सेंस, तो फिर मैं कुछ कह रहा हूं, आप कुछ और कम्युनिकेट कर रहे हो, इसे कहा गया हेलो इफेक्ट, डबल मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन। ये भी संचार को क्या करता है, बाधा उत्पन्न करता है। देखिए इतना इंपॉर्टेंट है, इतना महत्व, इसे आप ब्लड स्ट्रीम कह रहे हो, इसे आप हार्ट ऑफ मैनेजमेंट कह रहे हो, तो कैसे इसको हम प्रभावशाली बनाएं, आइए लास्ट में देखते हैं। तो सबसे जो मोस्ट एक्सेप्टेड एंड वैलिड प्रिंसिपल है टू मेक इफेक्टिव कम्युनिकेशन, संचार को प्रभावशाली बनाने के का जो सबसे स्वीकृत और मान्य सिद्धांत है वह क्लार्ड सैनन एवं बीवर का मॉडल है। यह क्या कहता है, अब भाई मुझे तो याद आता नहीं था ये, तो मैंने याद कर लिया, एक कोड बना दिया, सेम CDR-FN, सेम CDR-FN, जो कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मेरा फर्स्ट ऑप्शन हुआ करता था 97 वगैरह में, तो प्री में यहाँ से क्वेश्चन बनते थे, तो मैंने कोडिंग के कभी नहीं गलत हुआ यूपीएससी में, खूब पूछा गया है। क्या है इसका सोर्स, यस से सोर्स, जैसे मैं यहाँ पे सोर्स हूँ, मैं आपके साथ कम्युनिकेट कर रहा हूँ। इनकोडिंग, अब हिंदी में इनकोडिंग मतलब जो चीज़ें मैं बोल रहा हूँ, जो मैं आपको सूचना दे रहा हूँ, इनकोड हो रहा है किस रूप में, संदेश, मैं आपको संदेश दे रहा हूँ लोक प्रशासन के बारे में, संचार के बारे में। चैनल क्या हो गया, ये आपका स्पीकर और सो मेनी, ठीक है। फिर डिकोडिंग, मेरी आवाज़ आपको उस चैनल के थ्रू बाहर निकल रही है, आप लोग सुन रहे हैं, डिकोडिंग। रिसीवर, रिसीवर कौन है यहाँ पे, स्टूडेंट है, छात्र है। और लास्ट में फीडबैक, अगर आप मेरे लेक्चर को अच्छी तरह समझते हैं, आप कहेंगे कि सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, अगर नहीं समझ में आएगा कहेंगे सर अच्छा नहीं पढ़ाते हैं, यही तो फीडबैक होगा। और बीच बीच में आप सुनते होंगे कभी हुटर बजता है, कभी कुछ बजता, नॉइज है। अब जो मेरा रिकॉर्ड स्टूडियो है, रिकॉर्डिंग रूम है, कहीं वीआईपी जगह पे है, तो वहाँ पे वीआईपी का मूवमेंट होता है, तो बीच बीच में नॉइज आती है। तो ये कहते हैं कि अगर हम सोर्स मतलब श्रोता, जो स्रोत है, स्रोत, आई एम सॉरी नॉट श्रोता, अपनी मैसेज को इनकोड करता है, मैं संदेश बाहर आता है, चैनल जो भी यूज करते हैं डिकोड होता है, रिसीवर पास जाता है। अगर ये सारी चीज़ें बहुत ही प्रभावशाली तरीके से किया जाए तो एक सोर्स और रिसीवर के बीच में एक बेहतर संचार होगा। ये किसने बताया, क्लार्ड सैनन और बीवर ने बताया। और ये सही भी है, ऐसे ही कम्युनिकेशन होना चाहिए, जहाँ आप कम्युनिकेट करें, हाल साउंड प्रूफ होना चाहिए, प्रोजेक्टर और ढेर सारी जो टेक्नोलॉजी उसका यूज होना चाहिए। अभी उसकी चर्चा और आगे कर देंगे। एक और सिस्टम है MIS, इसका एप्लीकेशन भी संचार को प्रभावशाली बनाएगा। MIS क्या है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसमें क्या होता है, सूचना तकनीक का प्रयोग। आज IT ने, मैं पढ़ाऊंगा सेकंड पेपर में, IT का लोक प्रशासन पर प्रभाव कई बार यूपीएससी में पूछा गया है। पूरी समूची प्रशासनिक अवधारणा को चेंज कर दिया है। तो MIS भी क्या कर रहा है, इसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का हम संगठन में प्रयोग करते हैं, ये भी संचार को बेहतर बनाता है। इसके अलावा कुछ थॉट्स हैं, प्रसिद्ध विद्वान बर्नार्ड, संचार के साथ इनका नाम बड़ा ही पॉपुलर है। फ्योल ने सबसे पहले हेनरी फ्योल ने गैंग प्लैंक सुझाव दिया था। क्या था, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, याद करिए, जब मैंने पश्चोपांग के दोषों को दूर करने के लिए बताया था, ठीक है। बर्नार्ड क्या कहते हैं, संचार क्या होना चाहिए, कंसाइज्ड, संक्षिप्त, बहुत लंबा चौड़ा तो भाषण हो जाएगा। यथेष्ट, एडुकेट और उचित, प्रॉपर। बर्नार्ड का मानना है संचार संक्षिप्त रखिए, उचित रखिए और एडुकेट, ठीक ठाक रखिए, बेहतर संचार होगा। इसके अलावा प्राप्तकर्ता, जिसे आप संचार कर रहे रिसीवर, उसकी प्रत्याशा समझ के अनुसार, मैं आपको अभी इंग्लिश में या लैटिन में लेक्चर दूं तो आप क्या समझ पाओगे, या एक IAS है अपने सबऑर्डिनेट जो हिंदी भाषी क्षेत्र या किसी भाषी क्षेत्र का, उसको कम्युनिकेट करे फ्लुएंट इंग्लिश में, वो नहीं यस सर सर करेगा, लेकिन वो कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा। तो जो प्राप्त करता है उसके एजुकेशन बैकग्राउंड, अभी प्रत्याशा मैंने बताया था, लाइफ एक्सपेक्टेंसी के अनुसार करिए आप। तीसरा,
और क्या सुझाव दे सकते हैं? संचार स्पष्ट होना चाहिए, कम्युनिकेशन शुड बी क्लियर, उसमें इफ और बट नहीं होना चाहिए। और हमेशा संचार करते समय फीडबैक पे ध्यान दीजिए। आपने कम्युनिकेट किया, आपको फीडबैक मिला कि नहीं मिला? फीडबैक मतलब सिर्फ आप आदेश मत दीजिए, अपने सबऑर्डिनेट से पूछिए व्हाट इज योर प्रॉब्लम, वन, आपकी समस्या क्या है, हम मिलके इसको मिलके क्या करेंगे, समाधान प्रस्तुत करेंगे, तब बेहतर संचार होगा। और संचार में संवेदनशीलता होनी चाहिए। अब आपका एक कोई सबऑर्डिनेट है जो काफी बुजुर्ग है, बीमार है, उसको आप आदेश दे रहे, संचार कर रहे हैं कि यह आपको करके देना है, वो बीपी का मरीज है, हार्ट का पेशेंट है, कहेंगे अरे सर मुझे क्या, मुझे तो आदेश मिला है। तो आप ध्यान रखेंगे, संवेदनशील, हमेशा मानवीय आपके अंदर गुण होने चाहिए। तो अगर इन सारी चीज़ों का प्रयोग हम करेंगे तो एक बेहतर संचार व्यवस्था स्थापित होगी। और अगर बेहतर संचार व्यवस्था स्थापित होगी तो आज ये शुरू में संगठन के नीतियों, कार्यक्रमों, उद्देश्यों की प्राप्ति सुनिश्चित है। इसीलिए मिलेट ने संचार को संगठन की रक्तधारा, ब्लड स्ट्रीम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और फिपनर ने संचार को संगठन के हृदय की संज्ञा दी, मैनेजमेंट ऑफ हार्ट ऑफ मैनेजमेंट। तो मुझे लग रहा कि मजा आया होगा। कुछ लोग कमेंट भी करा करें, फीडबैक मिले मुझे कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ, अच्छा लग रहा है कि नहीं आपके लिए। अब आप आंसर पेपर उठा लीजिएगा, और चाहे यूपीएससी हो या स्टेट लेवल का, अगर आपको लगता है कोई क्वेश्चन इससे बाहर पूछा गया या पूछा जाएगा तो पूछिएगा सर ये इसका आंसर क्या होगा, या मैं आपको बताऊंगा। तो डियर स्टूडेंट्स, एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हम लोगों ने कवर किया। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद एक नए टॉपिक के साथ, वह है सुपरविजन, पर्यवेक्षण। थैंक यू सो मच।